Meningitis is the inflammation of the meninges, that is the inflammation of the dura mater, arachnoid and the pia mater. So meningitis, the causes of meningitis are of two types, infective meningitis and non-infective meningitis. Infective meningitis are of two types, pyogenic meningitis and the tubercular meningitis. Tubercular means because of the TB. So in case of tubercular meningitis, the causative organism is Mycobacterium tuberculosis. While in pyogenic meningitis, the causes may be bacterial or the parasite or the fungal or the spirochetal. So, and the non-infective meningitis, the cause is viral. So the cause of tubercular meningitis is Mycobacterium tuberculosis, while in fungal, the causes of meningitis is Cryptococcus neoformans and followed by second is Candida. So Cryptococcus neoformans and Candida infection is more common in case of fungal. While if I am asking for the aseptic meningitis, जहाँ पर आपको clinically symptoms मिलेंगे but investigation में during आपका serological test changes नहीं मिलेंगे because it is of virus. So most common virus जो involve होते हैं that is ecoviruses, mumps virus, polio, herpes simplex virus, HIV and the Epstein-Barr virus. So these are the causative agents in case of virus, fungus and TBM, that is TB meningitis. The clinical picture remains same. मोस्टली थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है बट सिम्टम्स जो मैंने बताया कि हाई ग्रेड फीवर, प्रोग्रेसिव हेडेक, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग्स विच गोज ऑन इंक्रीजिंग, देन नेक स्टिफनेस मिलेगा आपको, प्रूडेंस साइन पॉजिटिव मिलेगा, कर्निक साइन पॉजिटिव मिलेगा. बिकॉज मेनिंजाइटिस तो कॉमन है इसलिए सिम्टम्स कॉमन मिलेंगे, साइन आपको कॉमन मिलेंगे, लेकिन कॉजेटिव एजेंट अलग है, उसके अकॉर्डिंग उसके इन्वेस्टिगेशन अलग हो जाएंगे. सो चेंजेस कैसे, हाउ कैन बी डिफरेंशिएट कि ये वायरल मेनिंजाइटिस है या फंगल है या बैक्टीरियल है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशंस. तो इन्वेस्टिगेशंस में क्या चेंज आएंगे इन केस ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. सपोज मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, कंफर्म हो गया, हमने कंफर्म करने के लिए क्या निकाला, सीएसएफ निकाला, हमने निडल डाला, लंबर पंचर किया, सीएसएफ को कलेक्ट किया. सीएसएफ के कलर को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें मेनिंजाइटिस के चेंजेस है नहीं, क्योंकि अदरवाइज सीएसएफ बिल्कुल पानी की तरह रहता है, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता है उसका. बट अगर आपने उस सीएसएफ को थोड़ी देर के लिए रख दिया और उसके अंदर एक वेब कॉक बन गया, एक आपके मकड़ी का जाला जैसा क्रिएट हो गया, इट इंडिकेट्स कि वो ट्यूबरकुलर हो सकता है. सेकंड, जब आप उसमें सेल्स देखोगे, सो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स, अगर ये एक्यूट मेनिंजाइटिस है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो यार सेल का काउंट मोर देन 1000 आता है. वाइल अगर टीबी है तो इसमें सेल काउंट मोर देन 100 ही रहता है, बहुत ज्यादा सेल काउंट्स नहीं बढ़ते हैं. सेकेंड, डीएलसी, दैट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, बिकॉज टीबी क्रॉनिक इन्फेक्शन है इसलिए डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ेगा. थर्ड इज सीएसएफ में प्रोटीन इंक्रीज होगा एंड वुकॉप वेब अपीयरेंस मिल जाएगा, और शुगर तो डिक्रीज मिलेगी क्योंकि आपका माइकोबैक्टीरियम शुगर को यूज कर लेगा अपने ग्रोथ के लिए. सेम अगर फंगल मेनिंजाइटिस अगर होगा तो सेम जो चेंजेस यहाँ आ रहे हैं वही सेम चेंजेस यहाँ आएंगे, लेकिन फिर हम कैसे कंफर्म करेंगे कि फंगल है या टीबी है. सो कल्चर, फिर हम इसको फंगल कल्चर के लिए या फिर एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए हम इसको कल्चर के लिए भेजेंगे. थर्ड इज द वायरल. अब हम वायरल को कैसे करेंगे, क्योंकि वायरल के लिए कोई कल्चर नहीं है, वायरस में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आते नहीं है. सो नॉर्मली देयर इज नो चेंज इन द प्रोटीन. अगर वायरल इन्फेक्शन है, अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो नॉर्मली प्रोटीन में चेंज नहीं आता है. अदरवाइज टीबी वाले में हमारे में क्या हो रहा है, प्रोटीन बढ़ रहा है. तो अगर आपने टीबी का है या बैक्टीरियल है तो प्रोटीन बढ़ेगा, सीएसएफ में प्रोटीन आपको ज्यादा मिलेगा. वाइल अगर ये वायरल है तो आपको सीएसएफ में प्रोटीन और शुगर दोनों नॉर्मल मिल सकते हैं. तो इससे हम एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस. एंड ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कॉज. तो अगर ट्रीटमेंट सपोज हमारा कॉज जो होता है हमारा टीबी निकल कर आया, सो द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एटीटी बोलते हैं. एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जिसमें 5 ड्रग्स होती हैं, HRZES, H फॉर आइसोनियाजिड, R फॉर रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल एंड स्टेप्टोमाइसिन. ये 5 ड्रग्स होती हैं चॉइस के लिए. टीबी के पेशेंट को हमने 2 फेज में डिवाइड किया है, एक को बोलते हैं इनिशिएटिव फेज और एक को बोलते हैं कंटिन्यूएशन फेज. इनिशिएटिव फेज ऑलवेज रिमेन्स ऑफ 2 months, while कंटिन्यूएटिव फेज डिपेंड्स ऑन द ट्रीटमेंट. अगर 6 महीने का किसी को ट्रीटमेंट देना है तो इनिशिएटिव 2 महीने का रहेगा और कंटिन्यूएशन 4 महीने का हो जाएगा. किसी को 1 साल के लिए ट्रीटमेंट देना है तो इनिशिएटिव 2 महीने का ही रहेगा लेकिन कंटिन्यूएशन 10 महीने का हो जाएगा. सो नॉर्मली इनिशिएटिव फेज में हम जो मेडिकेशंस देते हैं वो हम देते हैं HRZE एंड प्लस माइनस S. HRZE आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल तो देना ही देना है. कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेप्टोमाइसिन देना है या नहीं देना है वो डिसाइड करते हैं.
वाइल कंटिन्यूएशन फेज में नॉर्मली आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन चलता है. सो अगर कॉज टीबी निकल कर आता है देन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज HRZDS. अगर कॉज फंगल निकल कर आता है, cause is fungal, then the treatment of choice is antifungal drug, that is the amphotericin B and the flucytosine. Flucytosine can be given orally while amphotericin B can be given IV. If the cause is viral, viral निकलता है, so as you all know viral is a self limiting disease, there is no need of giving any antivirals, so it is a self limiting disease. Symptomatic treatment देते हैं. Symptomatic treatment means if patient is having fever तो antibiotic दे दो, if patient is having severe pain तो पेशेंट को एनाल्जेसिक्स दे दो. तो इन केस ऑफ वायरल नो नीड ऑफ गिविंग एनी एंटीवायरल ट्रीटमेंट, जस्ट मेंटेनिंग ऑफ द हाइड्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ द प्रोटीन डाइट so for the fast healing of the body, and the third is the analgesic and all that. नेक्स्ट, दीज आर द ट्रीटमेंट एज पर द कॉज. बट क्योंकि पेशेंट की स्वेलिंग बढ़ रही है एंड स्वेलिंग बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है, सो स्वेलिंग कम करने के लिए द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. तो यहाँ पर whether it is a TB meningitis or it is a pyogenic meningitis, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ समय के लिए 5-7 दिन के लिए वी आर एडिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह बिहेव करेगा. बिकॉज यहाँ पर ब्रेन का प्रेशर बढ़ चुका है, दैट इज इंक्रीज इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और ब्रेन के प्रेशर को कम करने के लिए द ड्रग ऑफ चॉइस आर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, दैट इज द मैनिटॉल एंड द ग्लिसरॉल. तो यहाँ पर हम पेशेंट को IV मैनिटॉल भी देते हैं. तो अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फर्स्ट इज एंटीबायोटिक, सेकेंड इज आपका IV स्टेरॉइड्स टू डिक्रीज द स्वेलिंग एंड एडिमा, थर्ड इज IV मैनिटॉल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करने के लिए, एंटीएमेटिक अगर वोमिटिंग्स हो रही है, एंटीपायरेटिक अगर फीवर आ रहा है, एनाल्जेसिक्स अगर हेडेक हो रहा है. सपोज अगर TB मेनिंजाइटिस है, TB के कारण है, तो फर्स्ट इज ATT एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट TB को कंट्रोल करने के लिए, सेकंड कुछ दिनों के लिए अगेन स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, मैनिटॉल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करने के लिए, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक, दर्द के लिए एनाल्जेसिक, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक इन सपोर्टिव. फंगल मेनिंजाइटिस अगर निकलता है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज एंटी फंगल, दैट इज ओरली देना है तो फ्लूसाइटोसिन, अगर IV देना है तो एम्फोटेरेसिन. देन अगेन सेकेंड इज कि स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स का चॉइस जो होता है इट्स ऑल डिपेंड ऑन डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स, बिकॉज बोलते हैं कि स्टेरॉइड देने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, और नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन एक हेल्दी पेशेंट्स में नहीं होते हैं. सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन एक हेल्दी पेशेंट में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. इट इज मोर कॉमन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स. तो अगर किसी पेशेंट को फंगल मेनिंजाइटिस हुआ है तो माइट बी पॉसिबल कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर उसको आपने स्टेरॉइड दिया तो उससे इम्यूनिटी और कम हो सकती है. सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, इसलिए फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉइड देना है या नहीं देना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स चॉइस. हाँ, बट एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, ये सब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस.